हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। बायोलॉजी 2024-25 के लिए डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करके आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, जुड़िए इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। बच्चों, आज के पहले क्वेश्चन के साथ में जुड़ता हूँ। सभी बच्चों को आंसर देने का यथासंभव प्रयास करना है। पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन कहाँ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर है अपना मानव जनन। पहला ऑप्शन इसके अंदर मूत्र मार्ग है, शुक्रवाहक, तीसरा योनि है, चौथा शुक्राशय। शुक्राणुओं का योग्यता अर्जन कहाँ होता है? चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। बहुत ही सोच समझ करके आंसर देना है। सोचने समझने आंसर देने का समय 5 से 10 सेकंड का आपके पास में रहेगा। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन ही धमाकेदार मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। दीजिए करेक्ट आंसर। इसमें सही आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी शुक्राणु का योग्यता अर्जन योनि के अंदर होता है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन की। यह भी रिप्रोडक्टिव यानी 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। क्या कहना चाहता है? मादा जनन तंत्र में योनि है, प्राथमिक जनन अंग होता है, आवश्यक जनन अंग होता है, द्वितीयक जनन अंग होता है, या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिए। मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है और ये क्वेश्चन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लिया गया है। तो बच्चों याद रखना, इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसको सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जानते हैं या द्वितीयक जनन अंग के नाम से जानते हैं। इसी कड़ी में आपको 3 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार मसालेदार क्वेश्चन एक बार फिर से नजर आ रहा है। क्या कहना चाहता है? मनुष्य औसतन कितनी यूरिया का उत्सर्जन करता है? बिल्कुल बिल्कुल, मनुष्य औसतन कितनी यूरिया का उत्सर्जन करता है आपको बताना है। 10 से 15 ग्राम, 25 से 30 ग्राम, 50 से 60 ग्राम, 2 से 3 ग्राम। कमर कस लेना। बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। औसतन कितनी यूरिया का उत्सर्जन करता है? 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। तो ध्यान देंगे 25 से 30 ग्राम। देखो ध्यान देना है, मनुष्य 24 घंटे में या प्रतिदिन 24 घंटे में या प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है। आपको लिख लेना कहीं नोट्स के अंदर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक दिन में मनुष्य कितनी यूरिया उत्सर्जित करता है? तो 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है। इसी कड़ी में एक बार फिर से धमाकेदार क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण से होता है? ये क्वेश्चन भी बच्चों 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण से होता है, बिलीरुबिन के कारण से होता है, बिलीवर्डिन के कारण से होता है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या आप सही करने वाले हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण से होता है? दीजिए करेक्ट आंसर। ऐसा कौन सा है इन 4 में से जिसके कारण से मूत्र का रंग पीला हो जाता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, प्रयास करना है, प्रयास करोगे तभी ही सफलता मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यूरोक्रोम वर्णक के कारण से मूत्र का रंग पीला होता है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, और 5 नंबर क्वेश्चन 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है ये प्रश्न? अंडाशय का केंद्रीय स्ट्रोमा किससे बना होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, दिमाग लगाते हुए इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करना है। रेशेदार संयोजी उत्तक का बना होता है, जालकीय उत्तक का बना होता है, वसीय संयोजी उत्तक का बना होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सटीक बैठने वाला है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? दीजिए करेक्ट आंसर। अंडाशय का केंद्रीय स्ट्रोमा किससे बना होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, वसीय संयोजी उत्तक का बना होता है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन की। एंडोमेट्रियम किसको रेखित करती है? एंडोमेट्रियम जो होती है वो किसको रेखित करती है? ये भी 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 1 नंबर ऑप्शन में रख रखा है वृषण, 2 में मूत्राशय, 3 में गर्भाशय, 4 में मूत्रवाहिनी। 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो सकता है? एंडोमेट्रियम किसको रेखित करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर बच्चों ध्यान देना। ये किसको रेखित करता है? गर्भाशय को रेखित करता है। तो बिल्कुल 6 नंबर में 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं मानव वृक्कों के द्वारा प्रति मिनट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मानव वृक्कों के द्वारा प्रति मिनट औसतन कितने रक्त का निस्यंदन किया जाता है? औसतन कितने रक्त का निस्यंदन किया जाता है? 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से ये क्वेश्चन उठाया गया है।
1100 से 1200 ml करता है, 500 से 600 ml करता है, 200 से 400 ml करता है, 125 ml करता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिए। मानव वृक्क के द्वारा प्रति मिनट औसतन कितने रक्त का निस्यंदन किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दीजिए आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों याद रखना, इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 1100 से 1200 ml का मानव किडनियों के द्वारा प्रति मिनट औसतन क्या किया जाता है? निस्यंदन किया जाता है। इसी कड़ी में हम 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या कहता है कि मूत्र की गंध का कारण क्या है? अमोनिया, यूरिनोड, यूरोक्रोम, सल्फर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए कि मूत्र की जो विशेष गंध आती है वो किसके कारण से आती है? अमोनिया के कारण से, यूरिनोड के कारण से, यूरोक्रोम वर्णक के कारण से, या फिर सल्फर के कारण से। दीजिए 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सटीक बैठने वाला है? बिल्कुल, तो यहाँ पर याद रखना आपको 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूरिनोड के कारण से मूत्र की विशेष गंध आती है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन की। शुक्र जनन एवं शुक्राणुओं का विभेदन किसके नियंत्रण में होता है? देखो किसके नियंत्रण में होता है, क्या कहना चाहता है? शुक्र जनन एवं शुक्राणुओं का विभेदन किसके नियंत्रण में होता है? एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन, एलएच, पैराथायराइड हार्मोन के कारण से। 4 ऑप्शन आपको बहुत ही शानदार तरीके से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थियों को देने का प्रयास करना है। शुक्र जनन एवं शुक्राणु का विभेदन जब होता है तो वो किसके कंट्रोल में होता है? एफएसएच के कंट्रोल में होगा, प्रोजेस्टेरोन के होगा, एलएच के होगा, पैराथायराइड के होगा। दीजिए करेक्ट आंसर। देखो बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आप ऑप्शन काट लिया करो। पैराथायराइड का कोई मतलब नहीं। प्रोजेस्टेरोन किसका हार्मोन है? महिलाओं का हार्मोन है। बच्चे आपके पास में एलएच और एफएसएच, तो आपको याद रखना कि 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। एफएसएच के द्वारा ये क्या होता है? कंट्रोल होता है। इसी कड़ी में बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शुक्राणु किसके द्वारा खोजा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शुक्राणु किसके द्वारा खोजा गया था? ल्यूवेनहोक, अरस्तु के द्वारा, ग्राफ के द्वारा, पेंडर के द्वारा। 4 ऑप्शन 10 नंबर क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं। सटीक ऑप्शन यहाँ पर क्या बैठने वाला है? दीजिए करेक्ट आंसर। मानव शुक्राणु किसके द्वारा खोजा गया था? ल्यूवेनहोक के द्वारा खोजा गया, अरस्तु के द्वारा खोजा गया, या फिर ग्राफ के द्वारा खोजा गया, या फिर पेंडर के द्वारा खोजा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस है ये, लेकिन जानना है हमें कि मानव का शुक्राणु किसके द्वारा खोजा गया। तो बच्चों इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ल्यूवेनहोक के द्वारा खोजा गया। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। शुक्राणु का वृषण से मुक्त होना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्राणु का वृषण से मुक्त होना कहलाता है स्पर्मिएशन कहलाता है, सेमिनेशन कहलाता है, इनसेमिनेशन कहलाता है, स्क्लन कहलाता है। दीजिए करेक्ट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन का सटीक आंसर क्या होगा यहाँ पर? शुक्राणु का टेस्टिस से रिलीज हो जाना क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दीजिए आंसर। शुक्राणु का वृषण से मुक्त होना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है, सेमिनेशन कहलाता है, इनसेमिनेशन कहलाता है, या फिर स्क्लन कहलाता है? तो याद रखना बच्चों 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, जिसको किसके नाम से जानते हैं? सेमिनेशन के नाम से जानते हैं। इसी कड़ी में हम 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन ये भी। शुक्राणु का कौन सा भाग इसे अंडे को निषेचित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। शुक्राणु का कौन सा पार्ट है जो इसे अंडे को निषेचित करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है? शुक्राणु का शीर्ष करता है, एक्रोसोम करता है, शुक्राणु पूंछ करती है, या फिर मध्य खंड करता है? 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। बहुत ही सोच समझ करके आंसर देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। शुक्राणु का कौन सा भाग इसे अंडे को निषेचित करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है? यदि आपने स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ी है, शुक्राणु की संरचना को ढंग से पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। बच्चों ध्यान देना, ये जो मिडल पार्ट होता है उसके अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी मध्य खंड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो इसको ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन की। शुक्राणु के मध्य भाग में उपस्थित कोशिका द्रव्य की पतली परत क्या कहलाती है? वेरी नाइस क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंपटीशन की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ये। क्या कहता है कि मध्य भाग, देखो एक डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये इसका हेड पार्ट हो गया। शुक्राणु की संरचना की मैं यदि बात करूँ तो स्पून लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ये पाया जाता है। इस प्रकार से इसका पूंछ वाला भाग, ये जो मिडल पार्ट होता है, इसके अंदर इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया और मेनचेट पाया जाता है। तो देखो इस माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग को, मध्य भाग को चारों ओर से कोशिका द्रव्य की एक पतली परत घेर लेती है, जिसको मेनचेट के नाम से जानते हैं बच्चों। किसके नाम से जानते हैं? मेनचेट। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा।
अब देखो ये शुक्राणु का शीर्ष भाग में केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर देखो ये जो केप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको अग्र पिंडक के नाम से जानते हैं, एक्रोसोम के नाम से जानते हैं बच्चों। ये एक्रोसोम है इसका, और एक्रोसोम किस कोशिकांग से मिलकर के बना होता है, तो आपको याद रखना बच्चों गोल्जी बॉडी से मिलकर के बना होता है। तो शुक्राणु का एक्रोसोम जिसको अग्र पिंडक भी कहते हैं, इसका निर्माण किस कोशिकांग से होता है, गोल्जी काय से होता है। तो दो बातें मैंने इससे रिलेटेड आपको बता दी। और शुक्राणु जो होता है वो पूंछ की सहायता से गति करता है बच्चों। शुक्राणु एक चल कोशिका होती है जो पूंछ की सहायता से गति करने के लिए। और इधर क्या लिखा हुआ है, पहले थोड़ी देर पिछले क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे कि इस प्रकार से अंडाणु को भेदने के लिए जो एनर्जी प्राप्त होगी वो कहाँ से होगी, मिडल पार्ट से प्राप्त होगी। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण किस ऑर्गन में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी बच्चों के द्वारा आना चाहिए। अमोनिया जो है वो यूरिया में बदल जाती है, किस ऑर्गन में, हृदय में, प्लीहा में, यकृत में, मस्तिष्क में। बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। दीजिए करेक्ट आंसर कि अमोनिया का रूपांतरण यूरिया में कहाँ होता है। तो हम जानते हैं यकृत कोशिका के अंदर होता है, तो 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ऑर्निथिन साइकिल चलती है यकृत कोशिका के अंदर जो यूरिया का निर्माण करती है। अब देखो बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। ये 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अंडवाहिनी के कीपक के किनारे पर स्थित अंगुलीनुमा उभार क्या कहलाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके पास में ओवेरी बना दिया और यहाँ पर इस प्रकार से अंडवाहिनी निकल करके आती है इस प्रकार से, और ये आगे वाला जो भाग होता है ये कीपक होता है। कीपक के आगे जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है इनको क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं, तुम्बिका कहते हैं, संकीर्ण पथ कहते हैं, डिंब वाहिनी कहते हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर विद डायग्राम आप अच्छी तरीके से हिंट के माध्यम से कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अंडवाहिनी के कीपक के किनारे पर स्थित अंगुली नुमा उभार क्या कहलाते हैं। फिम्बरी कहलाते हैं, तुम्बिका कहलाते हैं, संकीर्ण पथ कहलाते हैं, या फिर डिंब कहलाते हैं। तो बच्चों याद रखना इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। जिसको फिम्बर के नाम से जानते हैं, जिसको किसके नाम से जानते हैं, झालर के नाम से जानते हैं। देखो ये फूला हुआ भाग तुम्बिका कहलाता है। फिर देखो आगे इसका अंतिम भाग जो होता है पतला भाग जो क्या कहलाता है, संकीर्ण पथ, और संकीर्ण पथ के द्वारा इस्तमस्त से होते हुए गर्भाशय के अंदर खुल जाती है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अंडवाहिनी की। और बच्चों अंडवाहिनी को फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, अंडवाहिनी को डिंब वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऐसी वाहिनी जो किसको लेकर के जाती है, अंडे को। अंडे को क्या कहा जाता है, डिंब कहा जाता है। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वृक्क नलिकाओं के द्वारा कुल निषेध का कितना पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, कितना प्रतिशत भाग पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। अगला ये कहना चाहता है कितना प्रतिशत भाग पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दीजिए करेक्ट आंसर। 50%, 30%, 99%, 1%। इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो पुनः रीअब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर इस प्रकार से भाग होते हैं। ये पीसीटी वाला भाग हो गया, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, इसके सामने फिर इसके बाद में डीसीटी वाला भाग हो गया। तो ये जो क्या कहना चाहता है कि वृक्क नलिकाओं के द्वारा यानी पीसीटी, हेनले के लूप और डीसीटी और संग्राहक नलिका के द्वारा कितने प्रतिशत पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। निषेध पदार्थ की मात्रा हम जानते हैं 180 लीटर होती है। कितनी होती है, 180 लीटर। इस 180 लीटर का 99% भाग, कितना, 99% भाग इन वृक्क नलिकाओं के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, यानी जो पहला प्रोसेस आता है, देखो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का पहला प्रोसेस आता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, जिसको बच्चों प्रानिषेधन के नाम से जानते हैं। प्रानिषेधन की प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर छनन की प्रक्रिया होती है। जो छनन वोमेन संपुट की गुहा में आ जाता है छन करके, उसको निषेध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, निषेध के नाम से जानते हैं। फिर ये पदार्थ इस प्रकार से इस नलिका के अंदर आगे बढ़ता है। तो इस नलिका के अंदर जो निषेध आया बच्चों, उसके अंदर आवश्यक और अनावश्यक दोनों प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं। अब आवश्यक पदार्थों को बॉडी शरीर से बाहर रिलीज नहीं करेगी, उनको वापस खींचने का काम करेगी। वापस खींचना क्या कहलाता है, पुनः अवशोषण कहलाता है, रीएब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि 180 लीटर का कितना प्रतिशत भाग रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो बच्चों याद रखना 99% भाग पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। इस 180 लीटर में से केवल 1.5 लीटर जो है किसका निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई। अब देखो बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। यह भी 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। वलकुट के द्वारा मध्यांश पिरामिड के बीच फैलकर
वलकुट द्वारा मध्यांश पिरामिड के बीच फैल करके बनाए गए वृक्क स्तंभ क्या कहलाते हैं? देखो मैं थोड़ा सा टीएस काट के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है किडनी का टीएस काट, जिसके अंदर इस प्रकार से त्रिभुजाकार पिरामिड पाए जाते हैं बच्चों। क्या पाए जाते हैं? त्रिभुजाकार पिरामिड पाए जाते हैं। 8 से 12 त्रिभुजाकार पिरामिड पाए जाते हैं या त्रिभुजाकार संरचना पाए जाते हैं, जिन्हें पिरामिड के नाम से जानते हैं। पिरामिड का देखो ये शंक्वाकार जो भाग होता है ये तो मेडुला में खुलता है और ये बाहर वाला भाग कोटेक्स की ओर होता है। तो ये कोटेक्स का ये जो भाग है देखो बच्चों, दो पिरामिड के बीच में धंस करके एक स्तंभ बनाता है। देखो इधर से इस प्रकार से आपको गौर करना, समझना डायग्राम को। ये स्तंभ बनाता है। इसको किसके नाम से जानते हैं? रेनल कैप्सूल के नाम से जानते हैं, बर्टिनी के स्तंभ के नाम से जानते हैं, कैलिक्स के नाम से जानते हैं, पेल्विस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के यदि क्वेश्चन हल करना सीख जाओगे तो डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो स्तंभ बन गया इसको बर्टिनी के स्तंभ के नाम से जानते हैं, कोलमन ऑफ बर्टिनी कहा जाता है। एक बार पुनः बता देता हूँ, देखो ये वलकुट वाला भाग है जो मध्यांश में चला जाता है। देखो मध्यांश पिरामिड, ये तो एक पिरामिड है, ये दूसरा पिरामिड है, इसके बीच में फैल जाता है ये ऐसे और एक स्तंभ बनाता है। बच्चों रेनल कैप्सूल क्या होता है? रेनल कैप्सूल तो होता है इसका आवरण, यानी वृक्क को ढकने वाला जो आवरण होता है उसको रेनल कैप्सूल के नाम से जानते हैं। बच्चों कैलिक्स किसे कहते हैं? तो देखो ये जो इस प्रकार इस डायग्राम को वापस बनाता हूँ और कैलिक्स के बारे में भी मैं समझा देता हूँ। इसके अंदर आ ही गया तो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, किडनी वाला भाग इस प्रकार से वाला भाग। देखो इस प्रकार से आपके सामने पिरामिड है और ये जैसे मैंने 3 पिरामिड के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो ये वाला भाग जो है ना ये तो बनाएगा बर्टिनी के स्तंभ, और बर्टिनी के स्तंभ आगे जाकर के खुल जाते 3 से 4 माइनर कैलिक्स में, और माइनर कैलिक्स आगे जाकर पैलिनुमा संरचना में बड़ी में खुल जाते जिसको मेजर कैलिक्स कहते हैं। बच्चों ये सारे के सारे भाग जो होते हैं आगे जाकर के एक और प्याले में खुलते हैं जिसको कहा जाता है पेल्विस। क्या कहा जाता है? पेल्विस। और पेल्विस से क्या निकल जाती है? मूत्र वाहिनी निकल जाती है। तो रेनल कैप्सूल तो इसका आवरण होगा बच्चों, और ये जो कोटेक्स का भाग जो मेडुला के पिरामिड के बीच में धंसता है और स्तंभ बनाता है उसको बर्टिनी के स्तंभ कहते हैं। तो यहाँ पर अपना बच्चों 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में हम 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं जो 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है बच्चों। क्या कहना चाहता है समझना, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन। अब एनसीईआरटी एंड्रोजन को एक नाम और देती है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पूंजन हार्मोन। और हम बच्चों जानते हैं पुराने समय से पढ़ते आने हैं पूंजन हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से जानते हैं। इतनी बात तो मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया। इसके बाद बच्चों यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ, जो लीडिंग कोशिका है ये अंग्रेजी वर्ड है, इसको हिंदी में कहा जाता है अंतराली कोशिका। कौन सी कोशिका कहा जाता है? अंतराली कोशिका कहा जाता है। तो लीडिंग कोशिका अंतराली कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन यानी पूंजन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है बच्चों? एफएसएच से मिलती है, एलएच से मिलती है, एस्ट्रोजन से मिलती है, नन ऑफ दीज से मिलती है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर देने का प्रयास करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोचने समझने और आंसर देने का समय आपके पास में 10 सेकंड का रहेगा। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दीजिए आंसर। तो ध्यान दिया होगा, यानी इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, एलएच हार्मोन जो होता है, वो लीडिंग कोशिकाओं को मोटिव कर देता है जिसके कारण से वो एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करती है। बच्चों इसी कड़ी में मैं थोड़ी सी बात और करना चाहूँगा। जो एफएसएच होता है ना, ये सर्टोली कोशिका के ऊपर काम करता है बच्चों। और सर्टोली कोशिका का काम क्या होता है? यानी शुक्राणु कोशिका का परिपक्वन करना और उसको पोषण देने का काम होता है। तो इस प्रकार से एफएसएच उसको प्रभावित करता है। एस्ट्रोजन का मतलब नहीं, क्योंकि ये मादा हार्मोन है। अब बच्चों इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुट्टिका का शेष भाग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अंडोत्सर्ग के बाद ओवुलेशन की जब प्रक्रिया हो जाती है, आर्तव चक्र के 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, यानी एलएच हार्मोन काम करता है। एक ग्राफियन पुट्टिका होती है, देखो इस प्रकार से ग्राफियन पुट्टिका होती है। इसके अंदर जब एलएच हार्मोन काम करता है तो ये ग्राफियन पुट्टिका टूट जाती है और सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाता है, यानी ग्राफियन पुट्टिका टूट जाती है। अब अगला कह रहा है कि जब अंडोत्सर्ग हो जाए तो ग्राफियन पुट्टिका का शेष भाग, जब अंडा बाहर निकल गया, सेकेंडरी ओसाइट बाहर हो गया, तो उसके बाद में जो शेष भाग बच गया वो किसको बनाएगा? कार्पस एल्बिकेंस को बनाएगा, कार्पस ल्यूटियम को बनाएगा, या फिर अंडाणु को बनाएगा, या फिर ऑल ऑफ दीज, इन तीनों को बनाएगा। दीजिए करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन का सटीक आंसर सभी बच्चों के द्वारा आना चाहिए। बच्चों बहुत शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुट्टिका का शेष भाग किसका निर्माण करता है? तो याद रखना बच्चों, एक पीले रंग की थैली बनाता है, एक पित्त पिंड का निर्माण करता है जिसको कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं, यानी 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा।
एक बार फिर से 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बुक से उठाया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि समझ के साथ में करेंगे तो हल कर पाएंगे। मानव फेफड़े प्रतिदिन औसतन कितने CO2 का निष्कासन करते हैं? मनुष्य के फेफड़े प्रतिदिन औसतन कितनी CO2 का निष्कासन करते हैं? 200 ml प्रति मिनट, 500 ml प्रति मिनट, 100 ml प्रति मिनट, 1000 ml प्रति मिनट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फेफड़े CO2 कितनी निकालते हैं? दीजिए 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 200 ml प्रति मिनट की दर से मानव के फेफड़े प्रतिदिन औसतन CO2 का निष्कासन करते हैं। तो इस प्रकार की बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आज की बेहतरीन ऑनलाइन क्लास आपको प्रोवाइड करवाती है टॉप 20 MCQs। सभी बच्चों से अपील है कि बताएंगे आपके 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक हो पाए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके का है। अलग से नोटबुक डाल लो, सारे के सारे क्वेश्चन उसमें लिखो और ऊपर हेडिंग डाल दो डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी MCQs। उसमें 11th और 12th का सारे एक साथ होगा। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में यदि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 11th और 12th का जो पोर्शन है वो 100% का उसके अंदर आएगा। तो वहाँ से हम क्वेश्चन अच्छी तरीके से सीख पा रहे हैं और हम सफलता प्राप्त कर जाएंगे। इस प्रकार से एक लय के साथ में, एक वेव के साथ में हमें आगे बढ़ना है। मिलते हैं अगली बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।